तो दोस्तों, जब किस्मत साथ देती है तो आपके लिए ऐसा ऐसा रास्ता बना देती है जिस पर आप अगर आंख मूंद कर भी गाड़ी चलाएंगे तो भी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं होगी। या फिर ऐसा कहें कि आपकी ब्रेक मारने या फ्यूल फिलिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप किस्मत की बनाए रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो आपको अपनी मंजिल से भी आगे ले जाती है और दुनिया आपके तरक्की को देखकर जलती रह जाती है। लेकिन जैसे ही वो किस्मत एक पल के लिए भी आपसे अलग होती है तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देता है और उसके बाद आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आज की इस वीडियो में ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन पर जब किस्मत मेहरबान हुई तो वो अरबों के मालिक बन गए, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो जेल चले गए या तो बर्बाद होकर रास्ते पर आ गए। एक विजय माल्या। आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये वही है जो किंगफिशर के मालिक कहने वाले विजय माल्या, जो महज 2 सालों में अपने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर ले पहुंचा था। इन्हें तो हम भगोड़े के नाम से जानते हैं। जो रणनीति बना ली थी बैंकों से कर्ज लेने की, जो देखते देखते बैंकों से 9,000 करोड़ की कर्जदार बन गए। और जब तक इन सब का खुलासा हो पाया तब तक माल्या देश छोड़कर विदेश फरार हो गया। भले ही विजय माल्या के पास काले धन के रुपए में करोड़ों रुपए हों, लेकिन 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वजह से पूरी तरह से उन्हें कंगाल ही माना जाता है। भारत में उसकी सभी अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। अब भारत उसे ब्रिटेन से वापस लाने की कोशिश में लगातार जुड़ा हुआ है। नंबर 2, सुब्रत रॉय। दोस्तों, सुब्रत रॉय के बारे में कौन नहीं जानता। एक टाइम पर क्रिकेट की जर्सी पर सहारा के नाम इस तरह से लिखा जाता था कि मानो ये भी देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसके बिना क्रिकेट खेला ही नहीं जा सकता। बिहार में जन्मे सुब्रत रॉय की कहानी शुरू होती है गोरखपुर से और फिर साल 1978 में एक स्कूटर से शुरू हुई चिट फंड कंपनी सहारा धीरे धीरे देश की तमाम उद्योगपति की लिस्ट में जाने जाती थी। जेसीबी कंपनी में सुब्रत रॉय सहारा ने हाथ आजमाए। उनकी कंपनी ने न्यूयॉर्क, लंदन में भी अपने पैर पसारे। एक दौर तो ऐसा था कि प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन में सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी को भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी में जाना जाता था। सुब्रत रॉय सहारा अपनी कंपनी को एक परिवार कहता था और खुद को इसके मालिक कहलाना पसंद करता था। और यहाँ तक कि देश की राजनीति में भी सहारा यानी सुब्रत रॉय की अच्छी खासी पकड़ हो गई थी। लेकिन हुआ कुछ इस तरह जो आमतौर पर जल्दबाजी करने पर होता है। सीडीओ पर तेजी से दौड़ती हुई सहारा की टांगों को सेबी इंडिया ने पकड़कर मानो नीचे खींच लिया हो, क्योंकि सहारा जिन लोगों के पैसे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने की बात कर रहा था, वो सारी बातें असल में झूठ साबित हुई। जब सरकार की उन पर नजर पड़ी और जांच हुई तो पता चला कि सहारा के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो लोगों का मेन अमाउंट भी चुका सके। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। इतने बड़े अपराध के कारण सुब्रत रॉय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भी भेज दिया गया। साथ ही सेबी इंडिया सहारा की सारी संपत्ति को जब्त कर उन्हें नीलाम करके लोगों के पैसे वापस करने में लगी हुई है। नंबर 3, नीरव मोदी। अब स्कैम की बात आई तो हम इस नाम को कैसे भुला दें, जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ जनता को भी चूना लगा गया था। मैं नीरव मोदी और उसके परिवार की बात कर रहा हूँ और उनके स्कैम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई शायद ही आपको पता होगी। इसका खुलासा दुनिया के सामने तब हुआ जब पंजाब नेशनल बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए की हेरा फेरी पकड़कर 2018 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पर ये हेरा फेरी सिर्फ 2018 की नहीं थी। इसकी शुरुआत मार्च 2013 में हो चुकी थी, जब पंजाब नेशनल बैंक की डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और क्लर्क मनोज खरत को खरीदकर नीरव मोदी और उसके साथियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और पंजाब नेशनल बैंक की ये दोनों एम्प्लॉइज नीरव मोदी को बिना किसी प्रोसीजर फॉलो कर मुंबई की ब्रैडी हाउस ब्रांच से लेटर शॉप अंडरराइटिंग यानी LOU इशू कर रहे थे, जिनसे नीरव मोदी दूसरे बैंकों से दावे के साथ लोन ले पा रहे थे ताकि पंजाब नेशनल बैंक उनका पैसा भर देगा। पर पंजाब नेशनल बैंक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के दोनों फ्रॉड एम्प्लॉइज उनके ट्रांजैक्शंस को बैंक में रजिस्टर नहीं कर रहे थे। पर जैसे मैंने बताया, 2018 में सच सामने आने के बाद नीरव मोदी के सारे रिश्तेदार पकड़ जाने के डर से भाग खड़े हुए और सरकार के हाथ में सिर्फ मोदी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी, जिसका टोटल करें तो 2,362 करोड़ होगा, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और सरकार के लंबे हाथों से नीरव मोदी ज्यादा दिन तक नहीं बच पाया और 20 मार्च 2019 को पकड़ा गया। नंबर 4, VG सीधारथम कैफे कॉफी डे। अगर आपके पास 2500 करोड़ की कंपनी होगी तो क्या आप आत्महत्या करेंगे? नहीं ना। लेकिन कैफे कॉफी डे के मालिक ने ऐसा ही कुछ किया। पर आखिर उनके ऐसे कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से उनको जीने की इच्छा ही चली गई? इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब 140 साल से कॉफी ग्रो करने वाली फैमिली से निकले सिद्धार्थ ने 1996 में एक ट्रेडिंग कंपनी खड़ी की।
कंपनी ने जल्दी ही 2500 करोड़ का टर्नओवर अचीव करके इंडिया के बिगेस्ट कॉफी एक्सपोर्टेड कंपनी का खिताब अपने नाम किया। साथ ही साथ आज की तारीख में कैफे कॉफी डे के पास 200 से ज्यादा सिटीज में इसका रेंज है, जिसमें 30,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा सुख होने पर इंसान ज्यादा दुख भी होता है, और यही हुआ कैफे कॉफी डे के साथ, क्योंकि 2018 में 1777 करोड़, 2018 में 1814 करोड़ और 2020 में 2250 करोड़ प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट का इनकम इनके कर्ज के मुकाबले बहुत कम था। और 2017 में कंपनी की बढ़ते हुए बिजनेस पर ग्रहण तब लग गया जब सिद्धार्थ को टैक्स ना पे करने के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उन पर 650 करोड़ छुपाने का इल्जाम लगाया गया, और सिद्धार्थ के कई कंपनी की लोकेशंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इससे उनकी रात की नींद और दिन का चैन खोने लगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2019 से 20 गुना रेवेन्यू ग्रोथ में था, लेकिन कर्ज ग्रोथ से 6 गुना ज्यादा था। और ऐसे में सिद्धार्थ ने अपने रियल एस्टेट को बेचकर जैसे तैसे कुछ कर्ज चुकाने लगा। कर्ज के बढ़ते हुए कारण से सिद्धार्थ ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी। अभी भी उनके कैफे कॉफी डे चल रही है, जिसको और कोई नहीं बल्कि उनकी बीवी संभालती है, और उन्होंने सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के बलबूते अपनी कंपनी पर चढ़े कर्ज को चुकाकर कंपनी के हालात को थोड़ा बेहतर बना दिया है। पर आज वो शान शौकत नहीं है जो सिद्धार्थ ने पाई थी। नंबर 5, रामलिंगम राजू। अमेरिका ही नहीं बल्कि बिल गेट्स भारत में भी रहते हैं। चौंके मत, भरत बली बिल गेट सिर्फ खिताब दिया गया है, जिनका नाम रामलिंग राजू है। इन्हें आंध्र प्रदेश का बिल गेट्स भी कहा जाता है, लेकिन उनके कारनामों ने उन्हें अरबपति से रोडपति कर दिया और जेल की हवा भी खिलाई। रामलिंगम राजू का सबसे बड़ा काला सच ये था कि वो बिना इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर 1977 में सत्यम कंप्यूटर्स की कंपनी शुरुआत की। महज 23 कर्मचारी के जरिए शुरू की गई ये कंपनी देखते देखते 53,000 एम्प्लॉइज वाली कंपनी बन गई। साल 2008 आते आते इस कंपनी की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ हो गई। इसके बाद रामलिंगम राजू के मन में लालच आ गया और उन्होंने अपने फंड्स की हेराफेरी करना शुरू कर दी। उसी साल देश में मंदी छाई हुई थी। ऐसी उनकी बर्बादी की शुरुआत भी हो चुकी थी। जब उनके घोटालों का राज खुला तब इन्होंने 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात कही। साथ ही इनको इनकी कंपनी से इस्तीफा भी देना पड़ा। बाद में साल 2013 में महिंद्रा ने सत्यम कंपनी को खरीद लिया। कंपनी पर दाग को छुपाने के लिए उसने अपने नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम रख लिया था। तो देखा आपने, ये वही अरबपति हैं जो अरबों की कमाई करने के बाद भी आज कंगाल हो चुके हैं। भगवान ने इन्हें दिया तो छप्पड़ फाड़ के, लेकिन ये अपनी लालच के कारण आज कंगाल हो गए हैं।